सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर और स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन कैसा होता है। अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ब्रेन कैसा होता है, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ब्रेन के क्या डिविजन्स हैं, ब्रेन के क्या पार्ट्स हैं, ब्रेन के कितने लोब्स हैं और ब्रेन के जो भी फंक्शनिंग है उन सारे जो भी ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं उन सब के जो भी फंक्शंस हैं आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये भी एक डिटेल वीडियो होने वाला है अबाउट ब्रेन। तो ब्रेन क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के टॉप पे लोकेटेड है। अगर ब्रेन जो है टॉप पे लोकेटेड है तो उसका मतलब क्या है, स्पाइनल कॉर्ड उसके नीचे लोकेटेड है, राइट। सो अगेन जैसे हमने स्पाइनल कॉर्ड में भी देखा था कि ये दोनों ही डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको कुछ चाहिए होता है। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना है खोपड़ी, तो ये खोपड़ी जो होता है, जो स्कल जो होता है, इससे जो हमारा ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है। ओके, और ये स्पाइनल कॉर्ड से कैसे कनेक्टेड होता है, ब्रेन स्टेम से। अभी आगे हम देखेंगे कि ब्रेन स्टेम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ओके, देन पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पेरीफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो क्या करता है कि इन सारी जितना भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको पूरी बॉडी से कनेक्ट कराता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी आ रही है, इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो हर तरीके की इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आपका ब्रेन, प्रेशर, टच, मूवमेंट, बैलेंस एंड सेंस ऑफ विजन, ऑडिशन, स्मेल एंड टेस्ट, ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जो कि ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है एंड देन ब्रेन से वापस इन्फॉर्मेशन को लेके आता है। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में ऐसे कोई ऑर्गन्स नहीं है जैसे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, बट जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें नर्व्स होती हैं। ठीक है, जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है ब्रेन का, ये जैसे कि और भी अगर जितने भी सब्जेक्ट्स हमने अभी तक पढ़े हैं साइकोलॉजी में, तो ये पता है हमको कि जो कॉर्टेक्स होता है ब्रेन का वो कॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। कॉग्निशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एबिलिटी। जैसे अभी तक जो बातें मैं बता रही हूँ वो इन्फॉर्मेशन है, इस तरीके से ब्रेन आपका किस तरीके से ये इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहा है, समझ रहा है, जितना भी सेंसरी प्रोसेसिंग है, तो ये होती है कॉर्टेक्स में, जो कि पार्ट है ब्रेन का। ओके, नाउ हमारी बुक में एक सेक्शन गिवन है कि ब्रेन को अगर हमें स्टडी करना है, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड सुना होगा विच इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड, इट इज़ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। जब पोस्टमार्टम किया जाता है किसी भी डेड बॉडी का, समझने की कोशिश करी जाती है ब्रेन को, या हमको एमआरआई करनी होती है, तो ये वर्चुअल स्लाइसिंग होती है। पोस्टमार्टम तो है कि हम फिजिकली ब्रेन को कट कर रहे हैं, बट वर्चुअल में क्या हो रहा है कि हम विद द मशीन्स एंड विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स हम वर्चुअली स्लाइस कर रहे हैं, ऐसा फिजिकली स्लाइस नहीं हो रहा, ब्रेन को एक्चुअली में काटा पीटा नहीं जा रहा है, बट स्टिल थ्रू द एमआरआई मशीन जो कि एक होती है, उससे हम क्या कर लेते हैं, ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताया है कि किन तीन तरीकों से हम ब्रेन को स्लाइस कर सकते हैं, किन तीन तरीकों से, किन तीन प्लेन्स से। ठीक है, तो सबसे पहला तो है हॉरिजॉन्टल स्लाइस। तो ये हॉरिजॉन्टली होता है, अभी मैं एक इमेज दिखाती हूँ, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसको हॉरिजॉन्टली कट किया जाता है ना, ये हमारा वर्टिकल है और ये कोरोनल प्लेन है। और अगर ऐसे आड़े में, जिसको हम कहते हैं ना, आड़े में अगर हम कट करेंगे, ये भी वर्टिकल है बट इसको सजाइटल कहते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये कोरोनल है और ये सजाइटल है। ये किस तरीके से होता है थ्योरी से समझते हैं। तो अगर हमको ब्रेन का लेफ्ट और राइट हेमिस्फेयर को कट अगर हम करेंगे, हमको ब्रेन का राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर को एक्सपोज करना है, तो हम किसको यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्लाइस को, जिसको हम एक्सियल स्लाइस भी कहते हैं। ठीक है, देन दूसरा तरीका क्या है ब्रेन को स्लाइस करने का, इट इज सजाइटल स्लाइस। एक बार फिर देख लेते हैं, सजाइटल स्लाइस ये इस तरीके का होता है। ओके, और हम इसको कहाँ यूज करते हैं, जब हमको प्लेन को वर्टिकली देखना होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट है कोरोनल स्लाइस। तो कोरोनल साइज में देख लेते हैं एक बार फिर से, ये है कोरोनल स्लाइस, पहली वाली जो इमेज है इट इज कोरोनल स्लाइस। तो कोरोनल स्लाइस के अंदर क्या है कि हमको जब फ्रंट से बैक तक का जो है ब्रेन, उसको हमको जब देखना होता है तो हम कोरोनल साइज स्लाइस को यूज करते हैं। तो तीन तरीके की स्लाइसेस है हमारे पास, हॉरिजॉन्टल, सजाइटल, कोरोनल। ओके, देन अगर हमको ब्रेन के फ्रंट के पार्ट को अगर हमको स्टडी करना है तो हम क्या बोलेंगे, दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ योर ब्रेन। ठीक है, और अगर पीछे का जो हिस्सा है उसको क्या कहते हैं, ब्रेन का जो बैक पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे, पोस्टीरियर। और जो मिडिल पार्ट है ब्रेन का, हम उसको कहते हैं मीडियल सेक्शन। एंड देन जो एजेस हैं, जो किनारे हैं, लेफ्ट में जो किनारे हैं और राइट में जो किनारे हैं, हम उसको कहते हैं लेटरल। तो अभी तक हमने क्या चीज़ें देखी हैं कि ब्रेन के हम बेसिकली तीन प्लेन्स करते हैं, चाहे फिर वो पोस्टमार्टम के लिए हो या वर्चुअल हम स्लाइस करें। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू स्टडी द इनसाइड पार्ट ऑफ द ब्रेन। ठीक है, तो उसमें तीन तरीकों से हम यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल स्लाइस, और वर्टिकल में दो तरीके के वर्टिकल हैं। ठीक है, एक है कोरोनल और एक है आपका सजाइटल। ठीक है, देन ब्रेन का आगे का हिस्सा इंटीरियर, ब्रेन का पीछे का हिस्सा पोस्टीरियर, और मिडिल पार्ट जो है वो मीडियल। ठीक है, और जो किनारे हैं लेफ्ट एंड राइट एजेस जो है वो लेटरल।
दैट्स इट। ठीक है, तो अब हमको समझ में आ गया कि ब्रेन का, अब फिर इससे समझ में आता है ना कि ब्रेन के कौन सा रीजन हमको स्टडी करना है और किस तरीके से फिर हमें उसको कट करना है। तो ये एक इमेज भी गिवन है हमारी बुक में, जस्ट जो इतनी ज़्यादा क्लियर मुझे नहीं लगती है, दैट्स वाई मैं हमेशा दूसरी इमेज दिखाती हूँ, यहाँ पे काफ़ी क्लियर हो जाता है। ओके, देन अब और समझते हैं ब्रेन के बारे में, ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली। तो ब्रेन एक काफ़ी बड़ा ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जिसका वेट जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 केजी होता है। ओके, कैसा है ये? सॉफ्ट है, जेली लाइक स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, और ये 18 साल की एज तक ग्रो करता रहता है। और प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशंस चाहिए, ताकि हमारा ब्रेन जो है वो हेल्दी उसकी ग्रोथ हो। ठीक है, अगेन ये एक डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत ही नाजुक ऑर्गन है, इसको काफ़ी सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट किया जाता है। सबसे पहले तो स्कल से प्रोटेक्ट किया जाता है, उसके बाद क्या होता है, लेयर्स होती हैं, सॉफ्ट टिश्यू लेयर्स होती हैं, जो कि किसी भी शॉक से बचाती हैं हमको, कि ब्रेन को अगर किसी भी तरीके का शॉक लग रहा है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा ब्रेन, अगर हमारा सर बेसिकली जो है वो किसी चीज़ में अगर टकरा जाता है तो कितनी ज़ोर का शॉक लगता है, बट एक्चुअली में हमारे ब्रेन को कुछ होता नहीं है। तो वो कैसे नहीं होता है? क्योंकि हमारे ऊपर वाले ने हमारे ब्रेन को इस तरीके से बनाया है। सबसे पहले हार्डी बोन स्ट्रक्चर है, जो कि आपका स्कल है, उसके बाद जो है वो मेनिंजेस है। मेनिंजेस में 3 तरीके की लेयर्स होती हैं, ड्यूरा मैटर, आर्किनॉइड मैटर एंड आपका लास्ट में क्या होता है, पिया मैटर। ठीक है, पिया मैटर। तो मैं एक बार इसकी इमेज दिखा देती हूँ, लास्ट वीडियो में भी इमेज मैंने दिखाई थी इसकी। सो दिस इज योर स्कल। देन उस स्कल के नीचे क्या होता है? ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर के नीचे एरिकनॉइड मैटर, और एरिकनॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में जो होता है ना, वहां पर प्रेजेंट होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है, ये भी ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आता है, और ये बहता रहता है सारे रीजन्स में ब्रेन के। ठीक है, तो स्कल, फिर उसके बाद ड्यूरा मैटर, फिर देन एरिकनॉइड मैटर एंड देन लास्ट में पिया मैटर। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं कि ये किस तरीके के इनका टेक्सचर होता है बेसिकली। तो जो सबसे पहला जो मेनिंजेस है वो है ड्यूरा मैटर। ठीक है, कैसा होता है? काफ़ी थिक एंड काफ़ी टफ होता है, ये सबसे ऊपर है, सबसे हार्ड है। फिर उसके बाद है एरिकिनॉइड मैटर, जो कि थोड़ा सा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी रहता है। ठीक है, इसका मैश लाइक स्ट्रक्चर, क्या बोलते हैं उसको, मैश लाइक इसका टेक्सचर होता है। एंड देन इसके नीचे मैंने बताया था ना, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है। एंड देन लास्ट में वी हैव पिया मैटर। पिया मैटर भी अगेन एक सॉफ्ट टिश्यू लेयर है। तो एरिकिनॉइड मैटर और पिया मैटर ये दोनों सॉफ्ट टिश्यूज हैं। ठीक है, जबकि जो ड्यूरा मैटर जो है वो काफ़ी हार्ड है। ठीक है, थिक है, काफ़ी टफ है। ठीक है, देन दैट्स इट, बस इतना काफ़ी है इसमें देखने के लिए। देन वी विल सी, और देखते हैं और क्या है। ब्रेन जो है वो रिंकली होता है, कैसा होता है? एक अखरोट की तरीके का होता है हमारा ब्रेन, ये हमको सबने देखा होगा। ठीक है, अब ब्रेन के अंदर होते हैं काफ़ी सारे डिविजन्स। ठीक है, ऐसा हम ओवरऑल एक बार में तो ब्रेन को नहीं समझ सकते, क्योंकि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को संभाल रहा है। तो ब्रेन के अंदर भी बहुत सारे डिविजन्स हैं। क्या डिविजन्स हैं? 3 डिविजन्स हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। क्वेश्चन अभी तक जो आया है वो आया है फोर ब्रेन से, कि एक्सप्लेन द डिफरेंट डिविजन्स ऑफ फोर ब्रेन, या एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ द फोर ब्रेन। ठीक है, अभी तक मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में से क्वेश्चन नहीं आया है, बट मैं सब कुछ आज पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, हमको ओवरऑल, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि साइकोलॉजी का स्टूडेंट कोई भी है तो उसको ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बेसिकली बायो साइकोलॉजी जितनी भी है वो बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, ये पोर्शन बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि जब हम इनर प्रोसेसेस जान रहे हैं, हर किसी का ह्यूमन नेचर है, हम इनसाइड चीज़ें जान रहे हैं, तो हमको बायोलॉजिकल चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या डिविजन्स थे? 3 डिविजन्स थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ठीक है, अब फोर ब्रेन के अंदर कितनी चीज़ें आती हैं? ठीक है, काफ़ी लेंदी ये सब कुछ है याद रखने के लिए, बट ठीक है, हम कोशिश करते हैं इसको थोड़ा सा ईजी बनाने की। तो फोर ब्रेन के अंदर आती हैं 5 चीज़ें, और 5 में से कैसा है कि 3 एक जगह पे आ रही हैं और 2 जो है वो एक जगह पे आ रही हैं। तो ये इस तरीके से याद रखना। तो 3 जो चीज़ें हैं, ठीक है, 3 जो स्ट्रक्चर्स हैं वो क्या क्या हैं? पहले तो पूरे 5 की बात कर लेते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया, लिम्बिक सिस्टम, ये आते हैं एक पार्ट में। देन फिर हाइपोथैलेमस एंड थैलेमस, ये आते हैं दूसरे पार्ट में। कौन से पार्ट्स हैं एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो फोर ब्रेन के अंदर 2 डिविजन्स हैं। एक है टेलेंसेफेलॉन, जिसके अंदर 3 चीजें आती हैं, याद रखना, जिसके अंदर 3 चीजें आती हैं, टेलेंसेफेलॉन। एंड देन डाइएन्सेफेलॉन। डाइएन्सेफेलॉन का मतलब जैसे कि 2, डाई हम 2 कहते हैं ना, 2, मोनो मीन्स 1, डाई मतलब 2, और टी जो है वो रिप्रेजेंट करता है 3 कोई चीजें हैं तो। ठीक है, तो ये होता है। तो इसके अंदर 3 आ रहे हैं, इसके अंदर 2 डिविजन्स हैं, 2 पार्ट्स हैं बेसिकली।
तो सबसे पहले बात करते हैं टेलेंसेफेलॉन के अंदर क्या क्या आता है। टेलेंसेफेलॉन के अंदर आता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया एंड देन लिम्बिक सिस्टम। बचे दो कौन से, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, जो कि आते हैं आपके डाइंसेफेलॉन के अंदर। ओके, देन देखते हैं सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो कि टेलेंसेफेलॉन का पार्ट है। टेलेंसेफेलॉन किसका पार्ट है, फोर ब्रेन का पार्ट है। फोर ब्रेन किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। ब्रेन के अंदर तीन डिविजन्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के अंदर दो डिविजन्स, टेलेंसेफेलॉन, डाइंसेफेलॉन। टेलेंसेफेलॉन के अंदर तीन चीजें आ रही हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लिम्बिक सिस्टम एंड देन आपका बेसल गैंग्लिया। और लास्ट में डाइंसेफेलॉन के अंदर दो चीजें आ रही हैं, आपका थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अभी तक इतना याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो टेलेंसेफेलॉन के अंदर सबसे पहली जो चीज़ है वो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कैसा होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स, 2 to 4 mm थिक होता है। एक बार इसका स्ट्रक्चर या फोटो देख लेते हैं तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है माइंड में कि ये कैसा होता है। ठीक है, ये अपर मोस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। ठीक है, तो ये इस तरीके की जैसी ये इमेज है। ये जो ऊपर का जितना भी हिस्सा होता है ना ब्रेन का, वो होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, इसका ऐसा कुछ परफेक्ट इमेज तो मुश्किल है मिले, बट इतना याद रखो कि ये ऊपर का जो हिस्सा है, और इसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर फिर लोब्स आते हैं, मतलब ऊपर का जितना भी हिस्सा है। ठीक है, ये है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। तो यहाँ पे बहुत सारे, मतलब कितने सारे मिलियंस ऑफ डेंड्राइट्स हैं, मतलब सोचो मिलियन ऑफ न्यूरॉन्स हैं जो कि आपस में इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करा रहे हैं। ठीक है, सो स्मॉल अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स है, उसका मतलब क्या है कि ग्रे कलर का होगा। जो अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन्स होते हैं तो वो किस कलर के होते हैं, ग्रे कलर का, मतलब पोर्शन जो है वो पार्ट जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का ग्रे होगा। ठीक है, ग्रे मैटर होगा उसका। और उसी के नीचे जो लेयर है वहां पे होते हैं माइलिनेटेड एक्सॉन्स, जो क्या बनाते हैं, व्हाइट मैटर बना देते हैं। ओके, अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्टली फंक्शंस की। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बट अभी इतना ज़्यादा माइंड में रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेन मेन चीज़ों पे बात करते हैं जितना मैंने हाईलाइट किया है। क्या क्या फंक्शन होता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स का, ये समझ लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये सेंसेशंस को, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करती है। कौन सी, टच, टेम्परेचर, प्रेशर। ओके, और किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मोटर रिस्पॉन्सेज के लिए और बॉडी की पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए। अब अगर कोई भी स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मैम ये तो अब हमने उसमें भी पढ़ा था स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, तो देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये सब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई भी एक पार्ट, अगर एक फंक्शन एक फंक्शन अगर कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरा पार्ट वो वाला फंक्शन नहीं करेगा। सब यहाँ पे कोऑर्डिनेटेड रहते हैं एक दूसरे से, तो एक अगर कर रहा है तो दूसरा भी कर सकता है, तीसरा भी कर सकता है ना। पूरा ब्रेन आपस में इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या देखा हमने फंक्शन में कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। कौन सी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे टच जो है हमारी सेंसरी इन्फॉर्मेशन है। आपके सेंस से ही तो ये टच वाला समझ में आएगा, जब कोई हाथ पे हमारे टच करेगा तो ये जो स्किन है हमारी, जो कि सेंस ऑर्गन है एक, राइट, तो उससे पता चलेगा। देन टेम्परेचर का भी ऐसे पता चलेगा, प्रेशर का भी। ठीक है, देन जो हमारे मोटर रिस्पॉन्सेज हैं, बॉडी को मेंटेन करता है ये। और क्या करता है, ये विजुअल इन्फॉर्मेशन को मैप करता है और हमारी ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन को भी मैप करता है। जो भी इन्फॉर्मेशन हमारी आइज के थ्रू आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सेंसरी सोमैटिक सेंसरी एरिया होता है, तो हमारे सेंसेस में तो फिर आइज भी आ रही है ना, हमारी ईयर्स भी आ रहे हैं ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को भी ये क्या करता है, मैप करता है। एंड देन और क्या करता है, ये इवेल्युएट करता है और कंपेयर करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन को। तो अभी तक तो ये मोटर और सेंसरी दोनों में इन्वॉल्व है, राइट। एंड देन इंटीग्रेट करता है इन्फॉर्मेशन को, अलग अलग टुकड़े हैं इन्फॉर्मेशन को, उसको सबको एक जगह पे इंटीग्रेट करेगा और फिर मीनिंगफुल परसेप्शन होगा कि हम किसी भी चीज़ का सही तरीके से मतलब निकाल पाएँ। ठीक है, ये हो गया। और मोटर मूवमेंट्स में इन्वॉल्व है ये, मोटर मूवमेंट्स को रेगुलेट कराता है। ठीक है, हमारी मसल्स को कंट्रोल कराता है, कहाँ कहाँ की मसल्स को, हमारे पैरों की मसल्स को, हमारे हाथ की मसल्स को, हमारे टोस की मसल्स को, ताकि मूवमेंट जो है वो प्रॉपर हो जाए। अभी तक क्या समझ में आया, सेंसरी और मोटर दोनों ही फंक्शंस में इन्वॉल्व है हमारा कॉर्टेक्स पार्ट। ठीक है, देन और क्या करता है, देन अगेन इन सेंसरी इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है और मोटर इन्फॉर्मेशन को बाहर तक लेके जा रहा है। ठीक है, देन कॉन्शियसनेस में इन्वॉल्व है ये। कॉन्शियसनेस क्या होता है, अवेयरनेस, जागरूकता हमारे आसपास की चीज़ों की, तो उसके लिए भी हमारा कॉर्टेक्स पार्ट जो है इन्वॉल्व है। और भी कॉग्निशन के लिए भी इन्वॉल्व होता है, तो लैंग्वेज एबिलिटी, राइट, इमोशंस, मेमोरी, इन सारी चीज़ों के लिए कॉर्टेक्स जो है वो मेजर पार्ट है हमारे ब्रेन का, और ये हर तरीके के फंक्शंस में इन्वॉल्व रहता है। लैंग्वेज प्रोडक्शन में, और किसी की भी बात को समझना, जैसे कि अगर मैं भी जो भी बातें बोल रही हूँ, ठीक है, और ये जो स्क्रीन पे जितनी भी चीज़ें शो हो रही हैं, तो ये अभी आप लोग कैसे समझ पा रहे हैं, विद योर सेरिब्रल कॉर्टेक्स पार्ट विच इज लोकेटेड इन योर फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन के भी अंदर किस चीज़ के अंदर, टेलेंसेफेलॉन वाले डिवीजन में। ठीक है,
एंड देन मेमोरीज के लिए भी, अभी जितनी भी मेमोरी, जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी मैं दे रही हूँ तो ब्रेन में स्टोर हो रही है और फिर एग्जाम के टाइम पे रिट्रीव होगी यही सब इन्फॉर्मेशन। शॉर्ट टर्म मेमोरी हो चाहे लॉन्ग टर्म मेमोरी हो, ये सब भी कॉर्टेक्स इस चीज़ में मदद करता है। ओके तो ये मेजर मेजर फंक्शंस थे। अभी जितने भी सेंसरी फंक्शंस याद आ रहे हैं और जितने भी मोटर फंक्शंस याद आ रहे हैं और जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस याद आ रहे हैं, तो ये सब में इन्वॉल्व है सेरिब्रल कॉर्टेक्स। इस तरीके से इसको याद रखना है। फाइन, मैंने जो टेक्निकल टर्म्स थे, बायोलॉजिकल जो टर्म्स थे, सेंट्रल गायरस और क्या बोलते हैं आपका प्री सेंट्रल गायरस और भी चीज़ें हैं इसमें, सोमैटिक सेंसरी रिसेप्टर, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी ही नहीं है। इससे कुछ नहीं होता है, क्या होता है सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये सब अभी हमने पढ़ा सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बारे में। देन दूसरा डिवीजन, दूसरा पार्ट टेलेंसेफेलॉन का, इट इज़ बेसल गैंग्लिया। ठीक है, नाउ ये सब नहीं देखेंगे ये किससे बना है, किस तरीके से है। तो ये बेसल गैंग्लिया जो है सेरिब्रल कॉर्टेक्स के नीचे होता है, प्रेजेंट अंडर द सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, डायरेक्टली इस पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके सेरिब्रम का। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वॉलेंट्री मूवमेंट्स के लिए। वॉलेंट्री मूवमेंट्स जो हम अपनी इच्छा से जो भी मूवमेंट्स कर रहे हैं, पोस्चर, हमारी बॉडी का जो पोस्चर रहता है उसको मेंटेन करने के लिए बेसल गैंग्लिया रिस्पॉन्सिबल है। हम जो चलते हैं और जो भी दूसरे मूवमेंट्स कर रहे हैं, वेदर वी आर जंपिंग, रनिंग, कुछ भी हम कर रहे हैं, तो ये बेसल गैंग्लिया ये मोटर मूवमेंट्स को कंट्रोल करा रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये मेजरली बेसल गैंग्लिया जो है वो मोटर मूवमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कौन से मोटर मूवमेंट, वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट्स के लिए। अगर यहाँ पे कोई डैमेज आता है, ठीक है, बेसल गैंग्लिया की ब्लड वेसल्स में अगर कोई डैमेज आ गया या बेसल गैंग्लिया में कोई डैमेज आ गया, तो क्या हो जाएगा कि हमको स्ट्रोक पड़ जाएगा। ठीक है, और हमारा जो ब्लड फ्लो है वो भी दिक्कत आएगी उसमें। और क्या हो सकता है, स्ट्रोक आ गया, ब्लड फ्लो रुक गया, तो पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है। पार्शियल पैरालिसिस का मतलब क्या होता है, मतलब बॉडी के हाफ साइड में वो बॉडी के जो भी पार्ट्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं, हाथ नहीं काम कर रहे हैं, पैर नहीं काम कर रहे हैं। तो देखो कैसे समझ में आया कि बेसल गैंग्लिया मोटर, वॉलेंटरी मोटर मूवमेंट्स में रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, और अगर यही डैमेज हो गया तभी तो पैरालिसिस हुआ ना, कि हम अपनी इच्छा से अपना हाथ नहीं हिला पा रहे, हम अपनी इच्छा से अपना पैर नहीं हिला पा रहे, हम अपनी इच्छा से अपना माउथ जो है उसको प्रॉपर उसकी फंक्शनिंग नहीं करा पा रहे हैं। ठीक है, और क्या होता है कि जो बेसल गैंग्लिया है ना, वो हाइपोथैलेमस से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, सॉरी नॉट हाइपोथैलेमस से, मिड ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। तो अगर यहाँ पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी अगेन पार्किंसंस डिजीज हो जाती है। पार्किंसंस डिजीज में क्या क्या होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, ट्रेमोर्स आते हैं, झटके आते हैं, बैलेंस नहीं सही रहता है, रिजिड हो जाती हैं लिम्स, और बहुत कोई भी मूवमेंट को करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। पार्किंसंस डिजीज बचपन में पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, तो ये सब होता है, याद रखना। बेसल गैंग्लिया मोटर मूवमेंट से, वॉलेंट्री मोटर मूवमेंट्स में रिस्पॉन्सिबल है। और खुद सोच के इस चीज़ को काम करना कि अगर मोटर मूवमेंट्स में प्रॉब्लम आई तो क्या क्या हो सकता है, पार्शियल पैरालिसिस हो सकता है, पार्किंसंस डिजीज हो सकती है। ओके, then next we have the last part of the telencephalon which is limbic system। मैं एक बार बेसल गैंग्लिया का फोटो और दिखा देती हूँ, मैंने दिखाया नहीं, आई एम सो सॉरी। तो ये जो पार्ट है हमारा वो है बेसल गैंग्लिया। ओके, और इसी के अराउंड जो है ना ये होता है लिम्बिक सिस्टम। अभी लिम्बिक सिस्टम भी एक बार पहले ही देख लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम भी देख लेते हैं एक बार। तो ये जो ब्लू कलर का सब दिख रहा है ना, ये लिम्बिक सिस्टम होता है हमारा। ठीक है, थोड़ी और क्लियर इमेज देख रही हूँ मैं। दिस इज योर लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, सो लिम्बिक सिस्टम की बात करते हैं। लिम्बिक का मतलब क्या होता है, रिंग। ठीक है, लिम्बिक का क्या मतलब होता है, रिंग। देखा आपने, एक रिंग के तरीके से होता है लिम्बिक सिस्टम। तो ये कॉर्पस कोलोसम के अराउंड जो है वो क्या करता है, एक बॉर्डर बना लेता है। नाउ व्हाट इज कॉर्पस कोलोसम, हमारे ब्रेन के अंदर दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, मतलब दो हमारे ब्रेन के अंदर हिस्से होते हैं। जैसे कि अगर देखा हो, जैसे हम वॉलनट के जैसे दो टुकड़े कर देते हैं ना, ऐसे ही हमारा ब्रेन है, सिमिलर बिल्कुल। तो वॉलनट जैसे ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, ये एक पार्ट है,
और ये हमारा ब्रेन का दूसरा पार्ट है। तो ये क्या है, ये जो पार्ट है दिस इज योर राइट हेमिस्फेयर, राइट हेमिस्फेयर, एंड ये जो पार्ट है इट इज योर लेफ्ट हेमिस्फेयर। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट्स को कनेक्ट कराने के लिए वी हैव कॉर्पस कोलोसम। ये इन दोनों पार्ट्स को क्या कराता है, कनेक्ट कराता है, कॉर्पस कोलोसम। ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना कि हमारी जो बॉडी होती है, ठीक है, तो वो किस तरीके से फंक्शन करती है, मतलब कोलेटरल फंक्शनिंग होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, मैं बताती थी उसका मतलब क्या होता है। जैसे दिस इज योर लेफ्ट हेमिस्फेयर एंड दिस इज योर राइट हेमिस्फेयर। ठीक है, बीच में क्या है, कॉर्पस कोलोसम है। तो ये हमारी जैसे बॉडी है, ये हमारी क्या है, बॉडी है। ठीक है, तो जो लेफ्ट हेमिस्फेयर है ना, और ये राइट है, ठीक है, तो लेफ्ट हेमिस्फेयर कंट्रोल करता है राइट साइड ऑफ द बॉडी को, राइट साइड ऑफ द बॉडी को, और जो राइट हेमिस्फेयर है वो कंट्रोल करता है लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को। तो कोलेटरल फंक्शनिंग होती है हमारी पूरी बॉडी में। ठीक है, तो लिम्बिक सिस्टम इस कॉर्पस कोलोसम के अराउंड जो है बॉर्डर बना देता है और एक रिंग के तरीके से होता है। ठीक है, नाउ ये एमिगडला, इसके अंदर क्या रहते हैं, एमिगडला, सेप्टल, न्यूक्लियस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, ये इन सारी चीजों से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो ये इन्वॉल्व कौन से फंक्शन में होता है ये देख लेते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम ओल्ड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं, लिम्बिक सिस्टम को हम ओल्ड ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। जब भी हम बात करेंगे, जैसे जब अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फोर ब्रेन के बारे में अगर लिखना है, तो लिम्बिक सिस्टम में क्योंकि है एल, दिस इज माय वे ऑफ रिमेम्बरिंग थिंग्स, इसीलिए मैं बता रही हूँ। तो ओल्ड में भी एल आता है और लिम्बिक में भी एल आता है। तो जब ये एल लिखना ना लिम्बिक सिस्टम का, याद रखना कि ये ओल्ड ब्रेन होता है। और ओल्ड ब्रेन का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी किसी चीज से यादें जुड़ी हैं, हमारी किसी चीज से इमोशंस जुड़े हैं, तो हमारे इमोशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका लिम्बिक सिस्टम। ठीक है, हमारे एक्सप्रेशंस जो होते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, तो वो भी क्योंकि इमोशन जैसे जैसे हम फील करते हैं वैसे वैसे हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस भी आते हैं। तो याद रखना लिम्बिक सिस्टम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड देन मोटिवेशन के लिए भी हमारा लिम्बिक सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। ओके, देन इमोशंस की बात करी थी हमने, तो इमोशंस कौन कौन से इमोशंस को ये एक्सपीरियंस करता है, बहुत सारे इमोशंस को, फेयर, एंगर, सैडनेस, फीडिंग, सेक्सुअल बिहेवियर, फाइटिंग, ये सारे इमोशंस को एक्सपीरियंस करता है लिम्बिक सिस्टम विच इज योर ओल्ड ब्रेन। ओके, एंड देन इसको हम इसीलिए इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं। अगर डैमेज आया तो क्या होगा, एबनॉर्मल इमोशनल रिएक्शंस आएंगे, इंसान हंसने की जगह रोएगा, रोने की जगह हंसेगा। ठीक है, और ये हमारी मेमोरी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे मैंने क्या बताया, ओल्ड ब्रेन हम इसी के लिए कहते हैं क्योंकि जो पुरानी यादें हैं उसको याद रखना। ठीक है, और अगर कोई डैमेज आया तो क्या होता है, डेफिसिट आ जाता है मेमोरी में। ठीक है, तो अब हम एक बार देख लेते हैं कि टेलेंसेफेलॉन के अंदर क्या क्या चीजें थी। सेरिब्रल कॉर्टेक्स बताया मैंने काफी डिटेल में कि सेंसरी, मोटर, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मेमोरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लैंग्वेज, इन सारी चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका सेरिब्रल कॉर्टेक्स। फिर स्पेशली मोटर मूवमेंट्स के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है बेसल गैंग्लिया, वॉलंटरी मोटर फंक्शन के लिए। अगर यहाँ डैमेज आया तो पार्शियल पैरालिसिस और पार्किंसंस डिजीज के चांसेस हैं। करेक्ट, देन लास्ट में हमने लिम्बिक सिस्टम, ओल्ड ब्रेन, इमोशंस, मेमोरी, एक्सप्रेशंस, इन सारी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कनेक्ट रहता है एमिगडाला, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, न्यूक्लियस से। और क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई तो मेमोरी में इफेक्ट आएगा और आपका एबनॉर्मल इमोशनल रिएक्शंस आएंगे। आई होप इट इज प्रिटी मच क्लियर।